स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। अध्याय 12 उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909। उग्र राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, विशेषतः 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ तथा 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वे शासन में मनमानी करते रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का उदय हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए जिसे वे आत्मविश्वास से या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। यह दल उग्रवादी कहलाया। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उनमें प्रमुख निम्नानुसार थे। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया था। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों से 90 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, किंतु अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत ही में हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जन धन की अपार क्षति पहुंचाई। इन परिस्थितियों में सरकार को निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं में भी इस दशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड दिया गया। 1898 भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए भारतीय प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया तथा एक नई धारा 156A जोड़ दी गई। 1899 कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 कार्यालय गोपनीयता कानून ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती गई। तिलक, अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानें। धीरे धीरे यह धारणा बलवती होने लगी कि जन साधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता। शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे और उनमें जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी,
क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया तथा धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। चूँकि भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहाँ के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार आरंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इस काल की कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते थे। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं को अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं की गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बुअर युद्ध 1899 से 1902 एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजीयता के मिथक को तोड़ दिया। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्सिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। प्रमुख विचार। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। कराची क्रॉनिकल 18 जून 1905 में एक आर्टिकल छपा था, उसमें लिखा था कि एक एशियाई ने जो किया वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह पीट सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इससे अछूता ना रहा। इससे भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया तथा भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। इन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इनके प्रयासों से भारतीयों की यह हीन भावना दूर हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना एवं शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। उसने भारत विरोधी बयान दिए। उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों यथा कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
तथा कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि में भारतीय खिन्न हो गए। 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कर्जन के इन कार्यों से ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी मंशा स्पष्ट उजागर हो गई। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे: विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी, निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए। स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था। इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी एवं भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति को स्वतंत्रता के अभियान से जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हो चुका था। एक योग्य नेतृत्व ने स्वराज प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ जो ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध से प्रारंभ हुआ। लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया था तथा यह भंग का ही प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी 78 मिलियन के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु अंग्रेजी की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया। नंबर 1, भाषा के आधार पर। इसने बंगाली भाषाभाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। एवं धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां हिंदुओं की संख्या कुल 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल आबादी 3,10,00,000 में से मुसलमानों की आबादी 1,80,00,000 थी। मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल को राजधानी बन सकता है, क्योंकि इसमें मुसलमानों में एकता बढ़ेगी, जो कि मुस्लिम शासकों
के समय उनमें से पाई जाती थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। प्रमुख विचार। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। बंगाल को विभाजित करने से हमें कई लाभ होंगे। यदि हम अपने इस प्रमुख कंटक को विभाजित कर दें तो हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय स्वतः दुर्बल हो जाएगा। ये रिश्ले ने कहा था भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र में 1904 में। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध 1903 से 1905। 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए तथा हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। किंतु भारतीयों के विरोध स्वर की अपेक्षा करते हुए भी सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की कोशिश की गई। इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों एवं लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, आंदोलनकारियों ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया तथा नंगे पांव पदयात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। कालांतर में वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बन गया। विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करने हेतु एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाने के लिए 50,000 रुपये एकत्र किए। शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पूना एवं बम्बई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस की स्थिति। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। नंबर 1, करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा दूसरा, बंगाल में बंगभंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी यथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो तथा इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए, जिससे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। किंतु इस समय कांग्रेस ने नरमपंथियों का विरोध था तथा वे इसे बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। 1906 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है। धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ने लगे, जिसकी चरम परिणति 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई। इस विभाजन का स्वदेशी अभियान एवं अन्य तत्कालिक आंदोलनों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके तीन मुख्य कारण थे। नंबर 1, उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। दूसरा, उदारवादियों के संवैधानिक रुख से उग्रवादी असहमत थे। तथा तीसरा, सरकार ने अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई, अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, नेताओं के निर्वासन की सजा दी गई तथा प्रेस का दमन किया गया। उग्रवादियों का कार्यक्रम। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य का अर्थ वह शासन पद्धति समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई तथा तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं के लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई गईं। नेताओं ने लोगों के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर पालिकाओं एवं राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर अरविंद घोष ने कहा, शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूरी रखो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो तथा भारत का आर्थिक शोषण होता हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु आगे आएं। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंगभंग विरोध आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिली। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य बना दिया। संघर्ष का नया स्वरूप। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं एवं रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरम पंथियों की अवधारणा को पूर्णतः नकार दिया। इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वे इस प्रकार थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग आने वाले धार्मिक विवाह समारोहों का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली।
जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा जनसंख्या के एक काफ़ी बड़े हिस्से ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, इस अभियान में समितियों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेशी बंधु समिति इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में B.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा तथा कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसने स्थानीय जनमानस को उद्वेलित एवं प्रेरित किया। इन समितियों में जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यानों का उद्देश्य आयोजन, स्वदेशी गीतों को गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नई स्कूल की स्थापना एवं स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण इत्यादि प्रमुख थे। परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का आयोजन या प्रयोग जनाधार बढ़ाने एवं राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में किया। उदाहरणार्थ तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी विदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने में किया गया। आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल, इस भावना के प्रसार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं विश्वास की भावनाओं को बल मिला तथा गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम एवं अभियान चलाए गए, जिनमें जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का विरोध एवं मद्य निषेध इत्यादि प्रमुख थे। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया तथा अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। शीघ्र ही देश के कई अन्य भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जिससे देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई तथा मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु जापान भेजने की व्यवस्था की गई। स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन तथा माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गईं। B.O. चिदम्बरम पिल्लई का तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। आचार्य प्रफुल्लचंद राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। इस समय भारतीय व्यापारियों में व्यवसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव, इस काल में महान राष्ट्रवादियों यथा रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी
तथा बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारतीय ने स्वदेश गीतम की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया तथा मुगल, अजंता एवं राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1907 में हासिल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय एवं अन्य वैज्ञानिकों के अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। जन सहभागिता का दायरा। विद्यार्थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों में राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार रूप में अपनाया तथा बहिष्कार संबंधी धरनों एवं प्रदर्शनों में अग्रणीय भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत, गुंटूर, मद्रास, सिलेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, किंतु उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थाओं के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्तियों पर रोक लगा दी गई। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माना लगाए जाने तथा उन्हें गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया गया, किंतु इसके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ तथा वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। महिलाएं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि घर की चार दीवार में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की मध्यमवर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। कालांतर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम। विदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इनमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन तथा गजनबी मौलाना आज़ाद के नाम उल्लेखनीय हैं। किंतु उच्च एवं मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया तथा घोषित किया कि इससे उन्हें मुस्लिम आबादी बहुल बंगाल का नया राज्य प्राप्त होगा। सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस से विरोधी मोर्चे के रूप में और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रसारित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों और देवी देवताओं का आवाहन करने वाले नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति ने भी मुस्लिमों को इस आंदोलन से भारत रखने का प्रयास किया। श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ। प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि एवं नस्लीय अपमान, प्रधानतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों में के मुद्दों पर कुछ हड़तालें की गईं। सितंबर 1905 में हावड़ा में वर्ण कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे वे अपमानजनक समझते थे, बहिर्गमन किया तो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। सरकारी छापाखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई। 1905 और 1908 के बीच पटसन कारखानों में प्रायः हड़तालें होती नहीं, जिससे विभिन्न समयों में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा और चिदंबरम पिल्लई ने तूतीकोरन और तिरुनेलवेली में
विदेशी स्वामित्व वाली पटसन मिलों में हड़तालों का नेतृत्व किया। रावलपिंडी पंजाब में शस्त्रागार और रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। हालांकि 1908 की गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलनों में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई और फिर पूर्णतः समाप्त हो गई, और यह रुचि 1919 से 1922 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के जिन निम्न वर्ग के लोगों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों जैसे ईस्टर्न रेलवे, इंडियन रेलवे इत्यादि में हड़तालें भी आयोजित की गईं, किंतु आंदोलन मुसलमानों, विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहले से ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई और उन्हें आंदोलन से पृथक रखने में सफल रही। सरकार के सहयोग से वह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने विदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के विफल करने में किया। आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू। बंगाल में प्रारंभ हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा आंदोलन का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों के उद्गारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसकी सहायता से उपनिवेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बंगाल विभाजन का लोप। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमानों को काफ़ी आघात लगा। विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली आने की घोषणा की, जो मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन। स्वदेशी आंदोलन की असफलता। 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का वाह उन्माद, यद्यपि यह चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका था। इसके कई कारण थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाया। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका, यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों यथा असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, किंतु आंदोलन इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका। आंदोलन आगे चलकर नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या देश से निर्वासित कर दिए गए थे। इसी समय अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 के सूरत विभाजन के रूप में हुई। इससे आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। यद्यपि आंदोलन ने जन सामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, किंतु इस शक्ति एवं ऊर्जा को संगठित कर और सही स्वरूप एवं दिशा में सफल नहीं हो सका। आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका। वह उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमानों तथा किसानों को प्रभावित करने में यह पूर्णतः असफल साबित हुआ। असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप से ही रहे तथा ज़्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। बिना किसी सुनिश्चित योजना एवं कार्यनीति के किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती। संभवतः इस आंदोलन के साथ ही यही विसंगति रही। आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन
अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी तथा इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। यह आंदोलन स्वदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों यथा छात्रों, महिलाओं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी प्रमुख माध्यमों जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित न रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान एवं उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आंदोलन से लोगों की तंद्रा टूटी तथा वे साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्वता से परिचित हुए। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत कर दिया। आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में सहायता मिली। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीके को बल प्रदान किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिका एवं अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक एवं व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सके। उनकी यह असफलता इस बात से सिद्ध हो गई कि युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया तथा उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया। जन सहयोग प्राप्त करने में नरमपंथियों की असफलता से यह बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियां भारतीयों में जड़ें नहीं जमा सकें। नरमपंथी अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रहे तथा उनके नेतृत्व में आंदोलन में कोई खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली में भी एक रूपता का अभाव रहा। उनकी कार्यप्रणाली में अहिंसात्मक एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं यथा अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न थे। तिलक के लिए स्वराज का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरविंद घोष विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज मानते थे, किंतु राजनीतिक एवं सैद्धांतिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता पर बल देने एवं आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज़्यादा सफल रहे। अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार तथा सेवा एवं त्याग की भावना को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का सराहनीय कार्य किया, किंतु कहीं कहीं पर अतिवादी संकीर्णता के भावना के शिकार भी रहे। उनके परंपरागत एवं रूढ़िवादी विचार भी यदाकदा उनके कार्यों में बाधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम का विरोध है। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गणपति एवं शिवाजी उत्सव की राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय तथा गौवध पर प्रतिबंध का समर्थन करने जैसे कार्यों में उनकी छवि कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी की बन गई। इसी प्रकार विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रचार किया। इसने कई मुस्लिमों को आंदोलन से दूर कर दिया। इस प्रकार उग्रवादियों के कार्यों एवं नीतियों से उपनिवेशी शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनमें इन कार्यों से धर्म एवं राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके दुष्परिणाम कालांतर में भारतीयों को झेलने पड़े। सूरत विभाजन। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय था। सूरत का रुख। 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ तो उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने आ गए।
इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल तथा देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए तथा इसमें अन्य संस्थाओं यथा सरकारी सेवाओं, कार्यालयों, व्यवस्थापिका सभाओं इत्यादि को सम्मिलित कर इसे राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जबकि उदारवादियों का मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए तथा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए एक मध्य मार्गी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल विभाजन की आलोचना की गई तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन टल गया। दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों एवं क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथियों ने इस पद हेतु डॉक्टर लास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। अंत में दादा भाई नौरोजी सर्वसम्मति से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए तथा ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज्य या स्वशासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया गया, किंतु उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिससे बाद में इस विषय पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों में बहस छिड़ गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं एवं नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज़्यादा महत्व न मिलने के कारण भी उनमें निराशा बढ़ी। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगे। उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करने का यह उपयुक्त समय है। उनका मत था कि अब वह समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं और उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। उदारवादियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि इस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान में उनका जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। उदारवादी यह विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं चाहते थे। उदारवादी यह अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों को उदारवादियों से पृथक करना है, न कि उदारवादियों को उपहार देना। अतिवादियों ने भी नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया। दोनों ही पक्ष इस बात की महत्ता से परिचित नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। विभाजन सुनिश्चित होना। अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाएं। साथ ही यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए तथा किसी भी हालत में
तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बम्बई के अंतर्गत आता था। उन्होंने रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों ही पक्षों ने अड़ियल रुख अपना लिया तथा समझौता की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के विभाजन सुनिश्चित हो गया। चूँकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य या स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा दमन। इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए। इन कानूनों में राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 तथा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 प्रमुख थे। मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोह का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। चूँकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गईं। तिलक ने लिखा कि यह निसंदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार के घिनौने कृत्य से यह अनुसंभव नहीं है कि इस देश से ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाए, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को यह याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की भी एक सीमा है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो रही है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 वर्षों के लिए देश निकाला दिया गया। उन्हें 6 वर्षों के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। उसी समय बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे। उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई तथा वे युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया। इसमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। सरकार की रणनीति। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार का रुख सहयोगात्मक रहा। इस समय कांग्रेस के उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद के स्वयं को दूर रखना प्रारंभ कर दिया था, जिसका आभास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मिलना शुरू हो गया था। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख यथावत बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी तथा राष्ट्रवादी तथा उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया तथा उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया। सरकार की इस नीति के 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना एवं दमन के रूप में समझा जा सकता है। अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकार एवं उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई तथा सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया कि यदि वे अतिवादियों से स्वयं को अलग रखें तो भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के पश्चात सरकार के लिए अतिवादियों के दमन का मार्ग आसान हो गया। किंतु बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बन गए।
दुर्भाग्यवश जबकि राष्ट्रवादियों के समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी, उदारवादी तथा अतिवादी दोनों ही अंग्रेजों की रणनीति के शिकार हो गए तथा वे सरकार की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इसी रणनीति का प्रतिफल था, जिसके तहत नरमपंथी तथा अतिवादी एक दूसरे से दूर होते गए तथा उनके मतभेद सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आने लगे। मॉर्ले मिल्टो सुधार 1909। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिल्टो से मिला तथा मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें प्रत्यक्ष सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन मुल्क उल मुल्क और बकार और मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिल्टो से मिलने वाला यह प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मॉर्ले भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड चले गए। मुख्य सुधार: व्यवसाय: लॉर्ड मिल्टो और भारत सचिव जॉन मॉर्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे मॉर्ले मिल्टो या मिंटो मॉर्ले सुधार के नाम से जाना गया और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में रूपांतरित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। स्मिथ सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए और 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थीं, जबकि 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थीं। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थीं। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकतर अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। प्रमुख विचार: ये सुधार ब्रिटिश राज को सुरक्षित नहीं कर देंगे।
किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। लॉर्ड मॉरले 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। लॉर्ड मॉरले लॉर्ड मिल्टन को एक पत्र में 1909 के सुधारों में भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता है और ना ही इससे वह हो सका। माउंट फोर्ड रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि उनके चारों ओर राजनीतिक घेरबंदी कर दी गई, उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में यह घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही इसने पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। के मुंशी कहते हैं कि लॉर्ड मिल्टन सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। सुधार का मूल्यांकन। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता था और ना ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मिल्टन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रति वर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मॉरले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत को सीधे अथवा अवश्याम्भी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों को छोटा वर्ग भी लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुत सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और एक चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गईं। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। भारतीय नेताओं ने विधान मंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। यद्यपि यह अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाममात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व तो अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गई।
तथा भारतीयों और सरकार के संबंध और बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि मार्लो मिल्टो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 12 समाप्त होता है और अगला अध्याय होगा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।